हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। चैप्टर नंबर 34 से हम कंटिन्यू करेंगे। जो 3 सेक्शंस हमारे बचे थे उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 475 टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ रेमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस। कह रहा है कुछ जगह पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप इन केसेस में रेमिशन या कम्यूटेशन नहीं दे सकते, उसका बेनिफिट नहीं दे सकते। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 473। कह रहा है सेक्शन 473 में जो कुछ भी लिखा है उसको ध्यान में नहीं रखना, उसको भूल जाओगे। मेरे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे रखी है किसी पर्सन को, फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट। मतलब डेथ की पनिशमेंट दे रखी थी, लेकिन आपने जो है फिर उसको कम्यूट किया और उसको अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, ठीक है। और वेयर सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन हैज बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 474, या फिर सेक्शन नंबर 474 में आपने उसको कम्यूट कर दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को। मतलब पहले आपने रेमिट किया, फिर उसके बाद अगर आपने मान लो कम्यूट भी कर दिया, तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन। तो उस पर्सन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा प्रिजन से जब तक कि उसने 14 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट नहीं कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नहीं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन कारावास ही होता है। हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 ईयर्स के इक्वल, हम, मैं नहीं कहूंगी मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब कम्यूट कर रहे हैं या रेमिट कर रहे हैं, हम तब कह रहे हैं कि 14 ईयर्स तो उसको काटना ही काटना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने ऑफेंस ही ऐसा किया है जो कि डेथ से पनिशेबल था, फिर हम उसको लेकर के आए लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे, ठीक है। तो कम से कम अब जब हम कुछ भी बेनिफिट उसको दे रहे हैं तो कम से कम उसको 14 साल का जो है 14 साल को जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर कोई आपसे कह रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 14 साल होता है, तो ये आपको नहीं मानना है, ठीक है। अब आओ सेक्शन नंबर 476 पे, कह रहा है कॉन्करेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। तो कह रहा है पावर कन्फर्ड बाय सेक्शंस 473 एंड 474 अपॉन स्टेट गवर्नमेंट इन केसेस ऑफ डेथ ऑल्सो भी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब इन दोनों की पावर जो है साथ में चलती है, दोनों ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कॉन्करेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। स्टेट गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा कॉन्करेंस लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ केसेस में। वो कौन से केसेस है देखो, सेक्शन नंबर 474 का सबसेक्शन 1 सेज द पावर कन्फर्ड बाय sections 473 and 474 upon the state government to remit or commute a sentence. State government को पावर दे रखी है, आप remit करो, commute करो, in any case where the sentence is for an offense which was investigated by an agency empowered to make investigation into an offense made under any central act or other than this संहिता। मतलब किसी सेंट्रल एक्ट में, इस संहिता में नहीं हो रही थी उसकी इन्वेस्टिगेशन, बीएनएसएस में नहीं हो रही थी, किसी सेंट्रल एक्ट में हो रही थी, और which involved the misappropriation or destruction ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है जो कि प्रॉपर्टी बिलोंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और विच वॉज कमिटेड बाय अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करता था, वाइल एक्टिंग और पर्पोर्टिंग टू एक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब उसकी ऑफिशियल ड्यूटी जब वो डिस्चार्ज कर रहा था तब कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट shall not be exercised by the state government except after the concurrence with the central government। तो जब स्टेट गवर्नमेंट ये पावर एक्सरसाइज करी ना रेमिट या कम्यूट करने की, अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस हुआ है, अगर इन तीनों में से कोई भी केस है, क्या या तो सेंट्रल एक्ट का मामला है, या फिर जो प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती थी, या फिर जिस बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता था, उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय ऐसा काम किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी रेमिट या कम्यूट करेगी तो वो कॉन्करेंस मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्करेंस में ही करेगी, ठीक है। Subsection 2 says no order of suspension, remission or commutation of sentences passed by the state government in relation to a person who has been convicted of offence, some of which relate to matters to which executive powers of the union extends, जहाँ पर यूनियन की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक्सटेंड कर रही है, and who has been sentenced to separate terms of imprisonment, जिसको कॉन्करेंटली रन करना है, shall have effect। मतलब कि तो फिर सस्पेंशन, रेमिशन या कम्यूटेशन का देखो फिर से एक बार यहाँ से पढ़ो, ये यहाँ से कटा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से शुरू हो गया। देखो, no order of suspension, remission or commutation of sentences passed by the state government in relation to a person shall have effect जब तक कि unless an order for suspension, remission or commutation as the case may be of such sentences has also been made by the central government in relation to the offences committed by such person with regard to matters to which the executive power of the union extends। फिर से
तब तक कोई भी सस्पेंशन रेमिशन या कम्यूटेशन का जो भी ऑर्डर है वो इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक कि सस्पेंशन रेमिशन या कम्यूटेशन जो भी केस था, चाहे सस्पेंशन हुआ था, रेमिशन हुआ था, कम्यूटेशन हुआ था, ऑफ सच सेंटेंसेस हैज आल्सो बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ कह नहीं दिया इन टू द रिलेशन ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बाय सच पर्सन, जहां पर जो है क्योंकि भाई उनकी पावर एक्सटेंड कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उस पर प्रक्रिया होगी, तो वो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कोई भी पावर, जब तब तक कि कोई भी ऐसा मैटर सस्पेंशन रेमिशन या कम्यूटेशन का वो आप एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात उस वक्त सुननी होगी। ठीक है, तो ये थी 3 सेक्शन जो कि सेक्शन नंबर 33 पर हमारे बचे हुए थे, और अब हम नेक्स्ट वीडियो से सेक्शन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 34 हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 35 अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।